नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान की तरफ से रवाना हुए 200 मिसाइलों का वीडियो जब टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर चलने लगा, तब सबकी आशंकाएं इस दावे में बदलने लग गईं कि दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। हम इस सवाल के साथ ही आज इस वीडियो के मैदान में उतरे हैं। आप अंत तक देखिएगा। हम ताज़ा घटनाक्रम के साथ साथ मध्य पूर्व के अमेरिका परस्त देशों, अमेरिका और इस्राइल की दोस्ती और अलग थलग पड़े ईरान के जोखिम पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई उस स्केल की जंग होगी जिसकी बात एक साल से की जा रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी ही वहां जिस तरह से बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, उनके रहते युद्ध की किसी और तस्वीर की कल्पना मजाक लगती है। कैलेंडर का पन्ना बदल देने से महीना बदलता है, तारीख वही रहती है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने इस्राइल पर जो मिसाइलें दागी हैं उसकी पूरी दुनिया निंदा करे। चूंकि अमेरिका जी ने कहा है, इसलिए आप जहां भी हैं, अगर बाथरूम में हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो नहाते नहाते या नहाने से पहले निंदा कर दीजिए। गोलगप्पे गटक रहे हैं तो गटकने से पहले निंदा कर दीजिए, क्योंकि अमेरिका जी ने कहा है। एक साल से गजा में इस्राइल बमबारी कर रहा है। निंदा तो अमेरिका ने भी की, मगर इस्राइल को अरबों डॉलर के साथ साथ हथियारों की सप्लाई के लिए अमेरिका की भी निंदा हो रही है। दुनिया भर में अमेरिका की निंदा हुई और अमेरिका में भी अमेरिका की निंदा हो रही है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पर्दे के पीछे से युद्ध को भड़काए रखने, चलाए रखने की अमेरिका की नीति की निंदा हो रही है। आज दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो निंदा करने से ज्यादा कुछ कर सके। फिलहाल कच्चे तेल के दाम बढ़ने लग गए हैं। जो लोग मोदी जी के लिए 500,000 रुपए लीटर पेट्रोल भराने की इच्छा रखते थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता है। ईरान कह रहा है वह व्यापक युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखता है। अमेरिका से कह रहा है कि इस युद्ध में ना उतरे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने वाले रूस ने शांति की बात की है। कमाल है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्राइल ने संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष को अस्वीकार्य घोषित कर दिया है, पर्सोना नॉन ग्रेटा, और इस्राइल में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस्राइल कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम लेबनान के गांव खाली कर दिए जाएं। ठीक यही गजा के समय इस्राइल की भाषा थी, जब कहा करता था 20 लाख लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं। 1 अक्टूबर की शाम दुनिया भर में तेल अवीव की तरफ रवाना हो रही मिसाइलों की बारात का वीडियो आग की तरफ फैल गया। एक साल से संयम बरत रहे ईरान का सब्र टूटा। जवाब में इस्राइल भी कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए अब दुनिया भर के विश्लेषकों को लगने लगा है जंग होने वाली है। मिसाइलों की संख्या कोई 150 बता रहा है, कोई 200। ईरान का दावा है 90% मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार क्रूज मिसाइलों से तेज होती है। कहा जा रहा है 12 मिनट में ईरान की सीमा से इस्राइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच गई। इससे पहले अगर क्रूज मिसाइल या ड्रोन से हमले की कोशिश हुआ करती थी तो इस्राइल को उसे निरस्त करने का समय मिल जाया करता था, मगर बैलिस्टिक मिसाइल काफी तेज होती है। हालांकि इस्राइल के पास मिसाइलों को रोकने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो उसे कोई खतरा नहीं, मगर इस बार ईरान की कई मिसाइलों ने उसके आयरन डोम कहे जाने वाले सिस्टम को भेद दिया है। इस्राइल ने दावा किया है कि हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर उस इलाके में इस्राइल पर इतनी मिसाइलें दाग कर ईरान ने उसे चुनौती तो दे दी है। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके हमले नाकाम कर दिए गए, अब कीमत चुकाने की बारी है। इस्राइल के अनुसार ईरानी हमले में कोई मौत नहीं हुई। इस्राइल के सैन्य बेस टारगेट किए गए, ये ईरान का दावा है, और अमेरिकी बॉम्बर जेट की एक पलटन तबाह कर दिया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि इस्राइल की तरफ से नहीं की गई है। क्या इसे ऐसे देखा जाए कि ईरान का हमला विफल हो गया, या फिर ईरान ने इस तरह से हमला किया जिसमें आम आबादी को नुकसान ना हो और युद्ध ना भड़क जाए? पश्चिमी मीडिया में ज्यादातर आपको इस्राइल के समर्थन में बात करने वाले पत्रकार मिलेंगे और उस इलाके में कवरेज की क्षमता उन्हीं की है। अमेरिकी मीडिया के सवालों में अक्सर ईरान खलनायक ही होता है। अमेरिका में किसी भी दल का नेता हो, इस्राइल को लेकर एक ही बात करता है,
इसलिए हमेशा इस्राइल का ही पक्ष और दर्द आपको दिखेगा। बाकी लेबनान से लेकर ईरान तक ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे इनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं, इन्हें मिटी जाना चाहिए। जिस तरह से इस्राइल ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह को मारा है, लेबनान में धमाके किए हैं और मैदानी रास्तों से लेबनान पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है, उसके बाद ईरान के लिए भी संयम बरतना आसान नहीं रहा होगा। अभी तक लेबनान में इस्राइल के हवाई हमले जारी हैं और वहां 700 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। जमीनी चढ़ाई भी हो रही है। ईरान फिलिस्तीन का समर्थक है और हिजबुल्लाह को खड़ा करने में उसका हाथ था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्वीट किया है, हमें अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमास के हमले के बाद इस्राइल ने भी यही कहा था, उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। इस एक आत्मरक्षा के अधिकार ने गजा को मिट्टी में मिला दिया, बस्तियां तबाह कर दी गईं, बच्चों को मार दिया गया, लाखों लोग घायल अपंग हो गए। वहां महामारी से लेकर भूखमरी तक फैल गई, लोग प्यास से तड़प कर मर गए, खाने की कीमतें कई बार 100 गुना बढ़ गईं और बमबारी से मरने वालों की संख्या 41,500 हो गई, क्योंकि इस्राइल को आत्मरक्षा का अधिकार था और अब ईरान भी उसी आत्मरक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल के खिलाफ कई बार प्रस्ताव आया, अंतर्राष्ट्रीय अदालत से इस्राइल को फटकार पड़ी, निंदा हुई, मगर इस्राइल को कोई रोक नहीं सका। ना नेतन्याहू ने निंदा की परवाह की। इस्राइल ने लेबनान में पेजर अटैक करके इसी आत्मरक्षा के नाम पर पूरी दुनिया को एक नए खतरे में धकेल दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी गईं, सब आत्मरक्षा के नाम पर किया गया। गजा में तबाही अगर इस्राइल की कामयाबी है तो इस कामयाबी को हासिल करने के लिए इस्राइल को 1 साल लड़ना पड़ा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, जारी है और ये लड़ाई एक तरफा है। लेकिन इस्राइल लेबनान के साथ लड़ाई की स्थिति में आ गया है और ईरान के साथ भी लड़ाई हो सकती है। अगर दोनों के बीच जंग होती है तो यूक्रेन और रूस के बाद यह दूसरा मोर्चा होगा जहां 2 देश एक दूसरे से सीधे सीधे जंग करेंगे। खुद अमेरिका के विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन, जिनके शांति दौरों और नीतियों को लेकर संदेह किया जाता है, जिन्हें शातिर दिमाग का राजनयिक माना जाता है, वो आदमी 5000 शब्दों से ज्यादा का एक लेख लिखता है उसी दिन जिस दिन ईरान इस्राइल पर हमला करता है। फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में ब्लिंकन का लेख छपता है जिसमें वे कहते हैं कि इस क्षेत्र में यानी गजा में शांति के लिए हमारी निरंतर कोशिश के बावजूद गजा पर युद्ध का असर भयानक हुआ है। हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी एक ऐसे युद्ध में मारे गए जो ना उन्होंने शुरू किया ना जिसे वह खत्म कर सकते हैं। गजा का हर एक नागरिक विस्थापित हो गया है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखमरी का शिकार हुआ है। इस लेख को पढ़कर लगेगा ब्लिंकन जैसा शांति का पुजारी इस वक्त धरती पर कोई नहीं। फिर आपको यह भी देखना होगा कि यही अमेरिका गजा पर हमले के लिए इस्राइल को हथियार दे रहा है, धन दौलत दे रहा है। अक्टूबर 7, 2023 के बाद से बाइडेन सरकार ने इस्राइल को 200 से अधिक सैन्य सहायता ट्रांसफर किए। इसमें सिर्फ 2 ट्रांसफर की कीमत $250 मिलियन बताई जाती है। ठीक 3 दिन पहले अमेरिका ने इस्राइल को 73,000 करोड़ से अधिक की मदद दी है भारतीय रुपए में, और उसके विदेश सचिव गजा में भूखमरी की चिंता पर लेख लिख रहे हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2024 के बीच अमेरिका ने इस्राइल की $12.5 अरब से अधिक की मदद की है। भारतीय रुपए में यह 1 लाख करोड़ से अधिक का हिसाब है। यह तो कई देशों की अर्थव्यवस्था का आकार भी हो सकता है, और हथियार की सप्लाई का वादा भी अमेरिका दोहराता जा रहा है। यानी जो हथियार दे रहा है वही लेख भी लिख रहा है कि हम शांति का प्रयास कर रहे हैं। भारत में सोशल मीडिया पर कई सारे मूर्ख हैं जो इस्राइल के समर्थन में कूद रहे हैं। कोई पूछा नहीं फिर भी कूद रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इसके कारण अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा सैकड़ों से लेकर 1000 गुना तक बढ़ गया है। इन मूर्खों को इंसान के मारे जाने की चिंता नहीं, ना हथियार कंपनियों के मुनाफे की खबर है। ये बस आपके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत की आग सुलगाए रखना चाहते हैं। तो इस तरह के अंतर विरोधों और विडंबनाओं से गुजरते हुए ईरान, इस्राइल, लेबनान, सीरिया, येमेन, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, इतने सारे देशों की मिलीभगत,
भीतरी साजिशें, लालची निगाहें, इन सबको मैं कैसे एक बार में बता सकता हूं और सब देख समझ सकता हूं। सऊदी अरब ने हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद एक बयान जारी किया। कहा, हम लेबनान में हो रही घटनाओं पर चिंता के साथ नजर रख रहे हैं। लेबनान की संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस बयान में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की कोई बात नहीं की गई। कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने हसन नसरल्लाह की हत्या पर कुछ भी नहीं कहा। अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित किया था, लेकिन इस साल जून में इसे वापस भी ले लिया। वो भी तब जब नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कह दिया, पूरे मध्य पूर्व में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इसराइल के लंबे हाथ ना पहुंचते हों। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। इसराइल ने मध्य पूर्व के कई देशों के कंधे पर हाथ रख दिया है, उनसे समझौते किए, उन्हें सुरक्षा देने का भरोसा दिया, धन दिया, टेक्नोलॉजी का वादा किया, और यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि इसराइल उनके पेजर, उनके मोबाइल और उनकी सेना से लेकर सरकार तक में घुस गया है। अगर आप इस इलाके की राजनीति की जानकारी रखते हैं तो यह बात समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। जब नेताओं के पास नैतिकता नहीं बची होती है तो निंदा केवल फोन की फ्लैशलाइट की तरह अंधेरे में चमकाई जाती है। दुनिया में गजा के खिलाफ इसराइल के हमले की निंदा की अपनी राजनीति है। निंदा करने वाला एक गुट निंदा के बाद इसराइल की मदद में लग जाता है और एक गुट सड़कों पर उतरता है, लगातार प्रदर्शन करता है। यह गुट बहुत शानदार है। ब्रिटेन के सांसद और लेबर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि एक साल से दुनिया भर में लाखों लोगों ने अनेक बार प्रदर्शन किए, यह बात दोहराई कि युद्ध विराम हो, नरसंहार रुके। हमने चेतावनी दी कि इलाके में युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। सरकारों ने इस युद्ध को भड़काया है, उन्हें इंसान की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी है। नई सरकार ने इसराइल के समर्थन में बयान दिया है। भारत ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार गजा को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और इस नरसंहार के खिलाफ लिखते रहते हैं। प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि अमेरिका के कांग्रेस में इसराइल के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, हमें यह सब देखना पड़ रहा है। नेतन्याहू कहते हैं कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई है। प्रियंका गांधी कहती हैं नेतन्याहू सही कहते हैं, बस बर्बरता वही कर रहे हैं और उनकी सरकार कर रही है और इसे पश्चिम की सरकारें समर्थन दे रही है। इसे देखना भी शर्मनाक है। ट्विटर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक बयान चल रहा है कि अमेरिका के तंत्र पर इसराइल का गहरा प्रभाव है, इसलिए फिलिस्तीन के हक की बात कोई नहीं करता। अब हम आते हैं, क्या ईरान के हमले के बाद, इसराइल के जवाबी हमले के बाद दुनिया में बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है और क्या वो युद्ध दूसरे विश्व युद्ध की तरह होगा? कहा जा रहा है कि ईरान और इसराइल अगर आमने सामने हो गए तो विश्व युद्ध को रोकना असंभव होगा। सितंबर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका करीब 3000 बार से भी ज्यादा जताई जा चुकी होगी। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन तक ही सीमित रहा। बेशक अमेरिका से लेकर तमाम देशों ने यूक्रेन को तकनीकी मदद दी, हथियार दिए, पैसे दिए, लेकिन कोई यूक्रेन की तरफ से जंग के मैदान में नहीं उतरा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसराइल क्या कर रहा है और उसका अंतिम मकसद क्या है। इसराइल जो भी कर रहा है उसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी। इसराइल ने उन सभी देशों और गुटों को खत्म किया है, किनारे लगाया है, उनसे समझौता कर मिलाया है जो फिलिस्तीन के अधिकार की बात करते थे और जिन्हें लेकर आशंका है कि कभी भी फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं। 70 के दशक के आखिरी साल में इसराइल ने इजिप्ट से समझौता किया। 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौता हुआ। इस कड़ी में सबसे अहम मोड़ आता है जब 2020 में सऊदी अरब, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के साथ अब्राहम समझौता होता है। इन समझौतों से हुआ यह कि फिलिस्तीन के समर्थक देश एक एक कर इसराइल के खेमे में आ गए और उनके लिए फिलिस्तीन का मुद्दा पीछे होता चला गया, क्योंकि उन्हें इसराइल से तकनीकी समर्थन चाहिए था। इसराइल ने एक एक कर अरब देशों के बीच घुसपैठ बनाई, फिलिस्तीन को लेकर उनके समर्थन को रस्मी बना दिया, कमजोर कर दिया। कहने के लिए फिलिस्तीन की बात अरब देश कर देते हैं, चुनौती, चेतावनी वगैरह जारी कर देते हैं, फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या अरब देशों के लिए फिलिस्तीन इतना बड़ा मुद्दा है कि वे युद्ध में कूदेंगे? क्या वे अमेरिका के खिलाफ जाकर इसराइल से लड़ेंगे? क्या उनके पास इसराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए सैनिक क्षमता है?
आपको जवाब मिल जाएगा। विश्व युद्ध के स्केल का युद्ध तब तक नहीं होगा जब तक अरब देशों में युद्ध में उतरने का जोखिम नहीं होगा, जो कि फिलहाल नहीं लगता। जरूर धार्मिक आधार पर वे इस्राइल को ललकारते रहेंगे, रैलियां भी होंगी, लेकिन इसके बाद सभी अपने अपने कारोबार में लग जाएंगे। जैसा कि गजा पर हमले के कुछ दिनों तक बोलते रहने के बाद सभी चुप हो गए। अरब देश इस्राइल और अमेरिका के साथ व्यापारिक, सामरिक और कूटनीतिक जाल में फंस गए हैं। यही कारण है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अरब देशों और मुस्लिम उम्मा के इकट्ठा होने की बात करने लगे हैं। लेबनान में हुए पेजर हमलों के बाद उन्होंने कई बार ट्वीट किए। एक ट्वीट में लिखा भी कि ज़ायनिस्ट सरकार यह अपराध इसलिए कर पा रही है क्योंकि इस्लामिक उम्मा अपनी आंतरिक बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह शक्ति ज़ायनिस्ट रिजिम को हटा सकती है, इस कैंसर को इस्लामिक समाज के दिल फिलिस्तीन से निकाल सकती है और इस इलाके में अमेरिका की दखल को कम कर सकती है। पहला कदम है कि इस आतंकी और आपराधिक ज़ायनिस्ट गैंग के खिलाफ इस्लामिक समाज खड़ा हो। इस्लामिक देशों को इस्राइल से अपने आर्थिक रिश्ते तोड़ने होंगे। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान यही कहता है कि उन्हें जरा भी अरब देशों पर भरोसा नहीं है। वे इस बयान में कारण भी बता देते हैं क्यों नहीं है। यह लड़ाई ईरान को अपने दम पर ही लड़नी होगी, इसलिए ईरान समझदारी की बात कर रहा है कि वह व्यापक युद्ध में दिलचस्पी नहीं लेता है। मगर 200 मिसाइलें दागने के बाद इस्राइल कुछ ना कुछ तो करेगा अपनी जनता को दिखाने के लिए और दुनिया को भी। अगर व्यापक युद्ध हो गया तो सबको अमेरिका के पीछे ही आना होगा। इस्राइल कई स्तर पर फिलिस्तीन समर्थक शक्तियों को निपटा रहा है लंबे समय से। इसे आप नोट कीजिए। फिलिस्तीनी समर्थक मिलिशिया को भी, जो नॉन स्टेट एक्टर कहे जाते हैं, तमाम देशों से इस्राइल खत्म करता रहा है। इसी कड़ी में इजिप्ट में फिलिस्तीन के समर्थक मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का काम किया गया। 2011 में इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार गिरा दी गई, जो फिलिस्तीन समर्थक मानी जाती थी। इसके अलावा फिलिस्तीन की आंतरिक शक्तियों को भी तोड़ दिया गया। फतह और हमास को अलग किया गया। वेस्ट बैंक पर फतह के नेतृत्व को स्वीकार किया और गजा में हमास के। इस तरह फिलिस्तीन की राजनीतिक शक्तियां दो हिस्सों में बंट गईं। इसके बाद इस्राइल फतह से बातचीत करता है, नजदीकियां बढ़ाता है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को कमजोर करने लग जाता है। हमास और फतह के बीच टकराव बढ़ने लग जाता है। इस्राइल फतह को वास्तविक प्रतिनिधि घोषित करता है और एक शर्त रखता है, एक समझौता करता है कि हमास को टारगेट करने के लिए फतह को इस्राइल की मदद करनी होगी। 1 दशक तक यही सब चलता रहा। इस बीच ईरान की तरह हमास भी बेसब्र होने लगा। हमास ने अक्टूबर में हमला कर दिया। अब इस्राइल ने उसकी शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया है। हमास के पास इस्राइल को रोकने की कोई क्षमता नजर नहीं आती। कहा जा सकता है कि इस्राइल ने काफी हद तक हमास को समाप्त कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक मजबूत फिलिस्तीनी समर्थक सैनिक गुट था, जिसके बड़े नेताओं को इस्राइल ने समाप्त कर दिया। पूरे इलाके में ईरान अब एक अकेला ऐसा देश है जो फिलिस्तीन की बात करता है। ईरान से अरब देशों की नहीं बनती। अरब देश ईरान को खतरे के रूप में देखते हैं। इस्राइल ने पिछले कुछ वर्षों में ईरान के शीर्ष के वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों की हत्या की। उसके राष्ट्रपति की दुर्घटना में मौत हुई। इस्राइल पर शक हुआ, मगर ईरान संयम बरतता रहा। क्या ईरान अपने दम पर इस्राइल और अमेरिका के गठबंधन से मोर्चा लेगा? कहा जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं, संयंत्र हैं, मगर उस पर लंबे समय से प्रतिबंध भी झेल रहा है ईरान। इस्राइल की नीतियों को देखने वाले कहते हैं कि नेतन्याहू 1 साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ईरान लड़ाई में आ जाए। ईरान संयम बरत रहा है, यहां तक कि हिजबुल्लाह ने भी संयम बरता, जवाबी हमला किया, लेकिन एक हद से आगे जाकर नहीं। हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी। कहा जा रहा है कि इस्राइल के ऐसा करने के बाद ईरान के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। नेतन्याहू की यह नीति तो सफल होती है, लेकिन जैसे ही ईरान के साथ युद्ध होगा, अमेरिका उतरेगा, नेतन्याहू की दूसरी नीति सफल होगी। दूसरे विश्व युद्ध में चर्चिल की इसीलिए तारीफ होती है कि उनकी नीतियों के चलते अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा। नेतन्याहू अपनी तुलना चर्चिल से करने लगे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की निंदा करते हैं। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्राइल के साथ जंग करता है तो नेतन्याहू की बड़ी जीत है। नेतन्याहू दुनिया को दिखा सकते हैं कि यह युद्ध अमेरिका के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। 1 साल से जंग करते करते इस्राइल की सेना के थक जाने की खबरें भी आने लगी हैं। इस्राइल के खुद के सैन्य अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट छपी है
कि गजा में तैनात सिपाही थक गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। क्या ऐसे में इसराइल एक साथ हमास, हौदी, वेस्ट बैंक, लेबनान, ईरान के साथ मोर्चा खोल सकता है? एक तर्क यह भी है कि ईरान ने इसराइल को 1 साल तक थकने दिया, अब आक्रामक होकर जवाब दे रहा है। ईरान इस लड़ाई में अभी नया है, इसराइल 1 साल से लगा हुआ है, थक चुका है। ईरान के सैनिक अभी थके नहीं है, फिर भी ईरान क्या अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालेगा? यह वीडियो तेहरान का है। यहाँ की सड़कों पर सामान्य रूप से ट्रैफिक देखी जा सकती है। कई वर्षों से प्रतिबंधों का सामना कर रहा ईरान क्या अपने नागरिकों को युद्ध के खतरे में झोंकने की कोशिश करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसराइल पर मिसाइलें दागकर ईरान ने अपनी जनता के बीच दिखाने का प्रयास तो किया है कि वह जवाब दे सकता है, जंग लड़ सकता है। यह फोटो तेहरान की एक इमारत का है। ईरान ने अपने हमले की तस्वीर का पोस्टर निकाला, एक इमारत पर लगा दिया, जनता को दिखाने के लिए कि इसराइल पर कार्रवाई की है। लेकिन क्या ईरान जंग करेगा? और जंग होगी तो इसराइल और ईरान के बीच ही सीमित रहेगी या इसका दायरा पहले से बड़ा हो जाएगा? फिलहाल अगले 48 घंटों में स्थिति साफ होगी कि युद्ध के हालात किस तरह के बनते हैं। हम नहीं कह रहे कि युद्ध होगा या नहीं, हम बस इन सवालों के हिसाब से देखना चाहते हैं। जो होगा वो क्यों होगा, होगा तो क्या होगा, जो नहीं होगा क्यों नहीं होगा। दोपहर के वक्त अल जजीरा पर खबर आई कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के हाइफा शहर पर मिसाइली हमला किया है। अब हम आते हैं नेतन्याहू के हाल के संबोधन पर। हसन नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद 30 सितंबर को इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान की जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ईरान की सरकार ही दोषी है पूरे मध्य पूर्व को युद्ध में झोंकने के लिए। शांति तभी होगी जब ईरान की जनता को तानाशाही से आजाद किया जाएगा। 3 मिनट के इस वीडियो का कंटेंट करीब करीब वैसा ही था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने 2003 में इराक की जनता को संबोधित किया और कहा कि तानाशाही से मुक्ति दिलाएंगे और उनके अच्छे दिन आएंगे जो आज तक नहीं आए। ब्रिटेन की सरकारी जांच में यह निकल कर आया कि सद्दाम हुसैन के पास कोई रासायनिक हथियार नहीं था। इसे लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने झूठ बोला और लाखों लोग मार दिए गए। इराक में जरूर सद्दाम विरोधी जमा हो गए, लेकिन वह देश आज तक खड़ा नहीं हो सका। अक्सर ईरान और मध्य पूर्व के देशों को शिया और सुन्नी के खांचे में दिखाया जाता है, मगर यह लड़ाई बहुत आगे की है। अमेरिका इसराइल के साथ ईरान से बदला लेने का ऐलान कर रहा है, बार बार यही कह रहा है ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। इसराइल दावा करता था कि उसकी हवाई सीमाओं में कोई भी नहीं घुस सकता है। ईरान ने इस मिथक को ध्वस्त कर दिया। इसराइल धमकी दे रहा है, उसके बदले की कार्रवाई का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को फंसा दिया है, उसके सामने पूरी दुनिया मजबूर नजर आती है। टर्की ने इसराइल को चेतावनी दी है और लेबनान का समर्थन कर दिया है। जर्मनी ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। अगर ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होता है तो तबाही कम बड़ी नहीं होगी। ईरान क्या इसे रोक पाएगा? क्या इसका मुकाबला कर पाएगा? जब भी ईरान का नाम आता है, इसराइल, अमेरिका और मध्य पूर्व के देश एक ही जुबान में बात करते हैं। क्या ईरान के खिलाफ जब युद्ध होगा यह समीकरण बदलेगा? फिलहाल इसकी संभावना कम लगती है। ईरान और इसराइल के बीच जंग हो गई तो उसका असर और अंजाम भयानक होने जा रहा है, यह तय लगता है। मीडिया रिपोर्ट में कुछ एक जगहों पर पढ़ने को मिला कि इसराइल ने गजा पर 70,000 टन से भी अधिक बम गिराए हैं। यह आंकड़ा जून 2024 का है, किसी भी बड़े युद्ध की तबाही से कम नहीं। एक छोटे से हिस्से में 70,000 टन से अधिक बम गिराए गए हैं। हम चूंकि इस विषय के एक्सपर्ट नहीं हैं मध्य पूर्व के, तो हमारे विश्लेषण में निश्चित ही कमियां होंगी। मगर जब दुनिया के एक बड़े हिस्से में एक नए मोर्चे पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो, वहीं पर पहले से बमबारी हो रही हो जिसमें लाखों लोग घायल और अपंग हो चुके हों, हजारों मारे जा चुके हैं, तो इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट होने तक का इंतजार नहीं कर सकता। बम गिराने वाले मानवता के साथ इतनी गलतियां किए जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। मुझे पूरा यकीन है आप मेरी 2-4 गलतियों को माफ कर देंगे, सहजता से लेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।